फिक्र हो गया, अगर बेफिक्र हो गया तो आपके पास पैसा है तो पैसा कहाँ लगाएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले बड़े दिलचस्प मोड़ पे चर्चा पहुंच चुकी थी। दिलचस्प इस मामले में कि लार्ज कैप में पैसा लगाएं कि स्मॉल कैप या मिड कैप में लगाएं। अनुराग सिंह साहब का कहना था कि स्मॉल कैप मिड कैप में कई जगहों पे कई सारे रिस्क हैं, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सुनील साहब ने कहा कि पैसा तो वहीं बनेगा जी, लार्ज कैप में पैसा बनेगा नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं, पैसा लगाए तो कहाँ लगाएं। इस पे मैं अनुराग जी आपका जवाब लूंगा, लेकिन अरुण मल्होत्रा साहब को इसमें बीच में ले आता हूँ इस डिबेट में। अरुण मल्होत्रा साहब, आप अपनी राय रखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब प्लीज वो ट्रेडिशनल फॉर्मूला मत बता दीजिए कि इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें। उसमें मैं एक स्टेप पहले दूंगा और ये कहना चाहूंगा कि लास्ट 5-6 सालों में एटलीस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि इन्वेस्टर्स का रिस्क कैपिटाइट बढ़ गया है। अगर आप देखें तो 20 के बाद से इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं, उनका रिस्क कैपिटाइट बढ़ गया है। तो स्मॉल मिड कैप में नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना, काफी बढ़ गए हैं। जेनजी इन्वेस्टर्स आए। हाँ, इन्वेस्टर्स आए हैं, बट उन्होंने पैसा भी बनाया स्मॉल मिड कैप में, इसीलिए उनका रिस्क एपिटाइट बढ़ गया है। हाँ। और और देखिए स्मॉल कैप, अनुराग जी से मैं सहमत हूं, स्मॉल कैप हमेशा रिस्कियर बेट रहता ही है, क्योंकि स्मॉल कैप है। अगर आप देखें हिस्टोरिकल स्टडीज, इसमें बहुत सारी स्टडीज करी है, पीएचडी ने रिसर्च करी है, वो हमेशा एक रिस्कियर सेगमेंट है। बट वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट, अल्फा क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी हमेशा सबसे ज्यादा रहती है। तो वो एक फैक्टर इन्वेस्टिंग में अगर आप देखें ना, स्मॉल कैप विल ओवर अ लॉन्गर टर्म, ओवर साइकिल विल आउट परफॉर्म लॉन्गर टर्म। बाकी लार्ज कैप में ट्रेड ऑफ है, आपको जैसा अभय जी ने कहा 4% ग्रोथ, कई जगह तो नेगेटिव ग्रोथ वर्सेस 15 टाइम, 20 टाइम, 25 टाइम देना है, ये आपकी चॉइस है, बट रिटर्न नहीं बनेगा। अगर आप निफ्टी में ले लें, कंज्यूमर कंपनीज, आईटी कंपनीज लास्ट 5-6 साल, इवन टोबैको कंपनी, रिटर्न्स आर नेगेटिव। तो अब क्या नेगेटिव रिटर्न से अगर आप खुश हो रहे हैं, तो मुझे लगता है, देखिए वो रिस्क है एक्चुअली। अगर आप भाई साहब नेगेटिव रिटर्न से खुश नहीं होगा, आपके क्लाइंट भी नेगेटिव रिटर्न से खुश नहीं होंगे। कौन चाहेगा नेगेटिव रिटर्न देना? 2 पैसा डूब जाए लेकिन 4 पैसा बन जाए, हर कोई यही सोचता है। अभय अग्रवाल साहब, आप भी अपनी राय रखिए, फिर मैं जाता हूं अनुराग जी के पास। नहीं, जो अरुण जी ने कहा वो एकदम ठीक बात है। देखिए, अब इन्वेस्टर्स मार्केट में क्यों आते हैं? पैसा बनाने के लिए आते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो अपना पूरा 100% पूंजी मार्केट में लगा देते हैं, वो भी समझदार है। आई थिंक हमको ये जो बेसिक डिस्कशन का जो हमारा एक assumption है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता, जेन-ज़ी वाले उनको कुछ नहीं आता, हम बहुत समझदार हैं। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये तो मैंने कभी कहा नहीं, तो मैं कहता हूं बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं। जब मैंने मार्केट में एंट्री करी थी 93 में, 94 में, तब मुझे लगता था मुझे कुछ भी नहीं आता है कंपेयर टू जो अब इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। और उनके साथ मैं मिलता हूँ, यंग इन्वेस्टर्स हैं 25-30 इयर्स के एज के ग्रुप में, अपना पूरा रिसर्च करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को देखते हैं, क्योंकि डेटा भी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग उनकी स्मॉल और मिड कैप के लिए इसलिए है क्योंकि एक तो वो कॉन्फिडेंस है उन्हें कि हमने देखा समझा हम क्या बेट ले रहे हैं, और एक कन्विक्शन के साथ लेते हैं। मुझे चर्न भी नहीं लगता कि इतना कि कुछ ज्यादा है मार्केट्स में। ऑब्वियसली इतना बड़ा मार्केट है लक्ष्मण जी, कुछ ना कुछ ऐसे प्लेस होते रहते हैं मार्केट में जिससे हम कोई भी कंफर्टेबल नहीं है। पर मैं कहूंगा आप उनको छोड़ें तो भी रिस्क क्या है इन्वेस्टर के लिए? रिस्क, 2 रिस्क हैं, 2 खतरे जो इससे आपने एक चर्चा की शुरुआत की थी, क्या खतरा है इन्वेस्टर के? 2 खतरे। एक तो आप इस मार्केट में अंडर एलोकेटेड है, कि आपने पूरा कमिटमेंट जो आपको एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे रिस्क से डर रहे हैं। दूसरा खतरा उस खतरे के अंदर ये है कि आप अगर एलोकेटेड भी हैं तो आप किस चीज में एलोकेटेड है। अगर आपके पास बहुत सारे लार्ज कैप्स हैं तो फिर वही सिंगल डिजिट रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप का बेस्ट केस वही है, क्योंकि लार्ज कैप यूनिवर्स आप इंडिया में देखें स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। अनुराग जी ने कहा आईटी सर्विसेज, लार्ज बैंक्स, कुछ ऑटो कंपनीज भी मैं कहूंगा, फिर उसके अलावा एफएमसीजी है, वो इतना महंगा है, रिटर्न भी नहीं है, 2-3% का वॉल्यूम ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ग्रोथ कहाँ है? जो नीचे के लेवल में ग्रोथ है, तो ये कहना कि सिर्फ वो महंगा है पी मल्टीपल पे, वो तो एक ही स्टोरी है ना, फिर आप पूरी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। आप ग्रोथ कहाँ उसमें इंक्लूड कर रहे हैं? तो मेरा यही मानना है, और जो मैंने देखा है और मेरी एक्सपीरियंस की, अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत है। इन्वेस्टर्स को थोड़ा समय देके रिसर्च करके देखना पड़ेगा, पर हैं 400-500 कंपनीज हैं ऐसी जिनमें से आप अपना खुद का 20 स्टॉक्स का, 15-20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना के और उसको ट्रैक कर सकते हैं। अनुराग जी, अब सारे तीर आपके तरफ हैं।
देखिए एक वो है कि एक एक शेर है कि हमें खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। ये मेरे यानी यहाँ बचपन पहले वाला लागू होता है, खतरे का अंदाजा है लेकिन दरवाजा नहीं है। नहीं, वो तो यहाँ सुनील जी पे ने कहा लगाए तो कहाँ लगाए पैसा? नहीं, मेरे ख्याल से खतरे का अंदाजा नहीं है, वो चल रहा है। देखिए देखिए क्या अच्छा। हुआ 2020 के बाद में, जहां 4 से 5 इन्वेस्टर आए, 5 साल का रिटर्न बता रहा हूँ, 2020 से 25 के बीच में निफ्टी 50 का आया 15%, निफ्टी 150 का आया 28%, निफ्टी 250 स्मॉल कैप का आया 28%। अब इन्वेस्टर 70% मनी मिड और स्मॉल में ही डाल रहे हैं। समझदारी नहीं है, जस्ट वही कर रहे हैं जो हर बार इन्वेस्टर करता है कि पिछला रिटर्न देखा और वहां डाल दिया सब पैसा। इसमें कोई इन्वेस्टर का कोई रिस्क एपिटाइट नहीं बढ़ गया है, उसका बस वही रिटर्न चेजिंग बढ़ गया है, जो कि होता है हमेशा, राइट। अब वो एवरेज हो रहा है, 6 साल का कैगर देखे तो वो 28 से 22 पर आ गया है। 1 साल और स्टेबल हो जाए तो वो 18 पर आ जाएगा। हर बार वही इन्वेस्टर करता है कि चढ़ात में कूदता है और फिर धीरे धीरे उसको एवरेज कर लेता है। कुल मिलाकर के एक और सुनील जी का जो आंसर था कि ऑप्शन, ये मैं बहुत सुनता हूं, मैं जब भी कहता हूं लोग अरे और ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन क्या है। जो भी ये पूछता है वो ये अज्यूम कर चुका है कि नहीं, मरे गिरे भी 10 से 12% तो मार्केट में निकल ही आएगा। अगर ऐसा मानना है तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जब नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे तब आपको अपने आप ऑप्शन दिखने लगेंगे। तो ऑप्शन नहीं क्या है, मतलब ये नहीं कि आप कूद जाए, सब सब कूद रहे हैं तो और ऑप्शन क्या है। ऑप्शन तो दिखेगा ना। अभी जब नेगेटिव आए तो दिखा लोगों को ऑप्शन कि भाई नहीं नहीं नहीं, प्लीज कैश बचाना भी ऑप्शन है, एफडी भी ऑप्शन है, डाइवर्सिफिकेशन भी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शंस चलेंगे और मेरे ख्याल है मार्केट बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। पिछले 2 साल इज अ इंडिकेशन। अब 2 सेगमेंट बन गए मार्केट में, एक वाकई में कॉशियस हुआ है थोड़ा सेगमेंट, लेकिन 80% अब कहने लगा है कि ये थोड़ा बस एक ठहराव है, वापस चलेंगे हम। मेरा ख्याल है इसमें ठहराव थोड़ा सा और लंबा भी जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसे नए इन्वेस्टर आते हैं, 4-5 साल का बुल रन आता है तो वो 2 साल में सेटल नहीं होता है, वो और 3-4 साल चलता है सेटलमेंट फेज। यही हिस्ट्री रही है, ये 2008 के बाद में भी थी और 17 के बाद में भी थी। तो आई एम श्योर वी विल सी, हम फाइंड आउट करेंगे क्विकली, लेकिन उस बारे में कुछ और नई बातें हैं वो भी करेंगे अगली बार में, बट यू हैव टू बी, हर बार जहां पे रिटर्न बन रहा है वहां पे कूद जाना, मतलब अगर यही इन्वेस्टिंग है तो फिर तो बहुत ही आसान है खेल, फिर तो इससे आसान कुछ है ही नहीं। बट ऐसे काम नहीं करता लक्ष्मण जी, मुझे लगता है। सुनील जी जवाब दीजिए। एक मैंने देखा, एक वैल्यूएशन के गुरु है, अनुराग जी भी जानते हैं उन्हें, दामोदरन, जिनका कहना था कि इंडियन इन्वेस्टर्स आर एट गन पॉइंट फोर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारी फॉरेन करेंसी सिचुएशन के कारण जो भी $8 बिलियन का लिमिट था म्यूचुअल फंड को बाहर डालने का, वो अभी बंद हो गया है। एलआरएस स्कीम है जो बाहर डाल सकते हैं, मगर इन्वेस्टर्स को यही बात है ना, बाहर वाले यही देख रहे हैं कि इंडियन पैसा इंडिया में ही 95% जा रहा है, तो इसलिए मार्केट भी अपनी एक जो कहते हैं ना विशियस साइकिल या वर्चुअस साइकिल, उसी पे चल रहा है। अभी इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो रिटेल निवेशक है जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी डाल रहे हैं, अभी 2 साल में उनको रिटर्न नहीं बना है, फिर भी एसआईपी के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या मैं कह रहा हूं कि एक दिन जब भयंकर करेक्शन आएगा, तभी ये सब वर्चुअस से विशुअल साइकिल में बदलेगा। जब तक ये चलती गाड़ी चलती रहेगी, तो मेरे ख्याल में अब जाके उनको कहना कि भैया ये चलती गाड़ी रुकने वाली है, अब जाके कुछ और कहो, ये मैसेजिंग करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो, हम बेटर उनके पैसे लेकर उसको बेटर मैनेज करें, यानी कि स्मॉल कैप फंड में 30% लार्ज कैप ले, मिड कैप फंड में भी आप लार्ज कैप ले, तो फंड मैनेजर के हाथ में है ये कैसे बैलेंस करके मैनेज करता है। मेरा डर है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कि जो डायरेक्टली मार्केट में जाके स्मॉल कैप माइक्रो कैप में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास चॉइस नहीं, उनके पास ग्रोथ एस्टिमेट करके ये वैल्यूएशन, वो मोमेंटम को देखकर निवेश कर रहे हैं, तो उनको ही मैं सलाह दूंगा कि आप एडवाइज्ड फंड मैनेजर के पास जाइए, मैनेज्ड फंड्स में डालिए, डायरेक्टली मत निवेश कीजिए। अगर डायरेक्टली करना है आपको, तो वहां पर आप एक निफ्टी ईटीएफ में डाल सकते हैं, विच इज सेफर विद अ लो रिटर्न, ऐसा बैलेंस टू योर पोर्टफोलियो। मैं कह रहा हूं एक पोर्टफोलियो अप्रोच लेनी चाहिए, और उनको भी सेफ्टी, अगर उनको म्यूचुअल फंड पसंद नहीं और डायरेक्टली डालना चाह रहे हैं, ईटीएफ के जरिए एक पूरे इंडेक्स में डालिए। तो बात वही है, ठीक है, अनुराग जी को बाहर देखकर इंडिया का खतरा दिख रहा है। इंडिया में बैठे हुए हम एक जो कहते हैं मेंढक जो कुएं में है, उसको कुआं ही दिखता है,
हमारे बाहर वाली दुनिया के ऊपर कोई एला नहीं है कि यूएस मार्केट में ऐसा है, यूरोप मार्केट में ऐसा है। ये इंडियन निवेशकों को कैसे पता? अगर हम कुछ सलाह दे रहे हैं ना, तो सलाह इंडियन मार्केट के अंदर देना चाहिए। अब कहना कि अगले साल में इक्विटी नेगेटिव रिटर्न देगा तो बैंक एफडी में डालिए, ये भी सही नहीं रहेगा ना, बिकॉज एक साल में नेगेटिव हुआ तो नो गारंटी कि नेक्स्ट ईयर भी नेगेटिव होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस्ड अप्रोच और एक मैनेज्ड फंड मैनेजर के पास पैसा देना, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो जो भी है, उसको मैनेज करने के लिए बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी सेबी ने दिया है। मल्टी कैप एक सेगमेंट है जहां मिनिमम 25% स्मॉल कैप, 25 मिड कैप, 25 लार्ज और 25 कहीं पे भी। तो मल्टी कैप फंड में दीजिए जहां पर एक बैलेंस हो सकता है, मगर अल्टीमेटली ग्रोथ आपको लार्ज कैप से नहीं आएगा। तो लार्ज कैप से ग्रोथ नहीं आएगा, ग्रोथ आपको मिड कैप से आएगा, ग्रोथ स्मॉल कैप से आएगा, लेकिन खुद डायरेक्ट मत करिए। अनुराग जी को जोड़ना चाहते हैं जल्दी से, समय खत्म। देखिए छोटी सी बात यही है कि अगर लार्ज कैप से ग्रोथ नहीं आएगा तो फिर इकोनॉमी का ग्रोथ कहां से आएगा? ये तो फिर बात नहीं बनी ना। एक देश की ग्रोथ ही तो फिर इकोनॉमी की ग्रोथ तो लार्ज कैप से ही ड्रिवन होगी ना। हमारे इकोनॉमी का बैकबोन एमएसएमई भी तो है। सुनील जी, नहीं, मैं कह रहा हूं कि लार्ज कैप कैन ग्रो ओनली एट नॉमिनल जीडीपी प्लस 1 or 2%. So which large cap can go better than that? India का nominal GDP will be only around 10 to 11. So large cap can go only 12 to 13. So that is what I'm saying. But that's what I'm saying कि अगर 12-13 से संतुष्ट है, इन्वेस्टर का माइंडसेट को बदलने, करेक्ट, संतुष्ट रहे 12 to 13, मगर एक बैलेंस अप्रोच ले और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बैलेंस अप्रोच ले। हाँ, अभय अग्रवाल साहब को जोड़ना चाहते हैं। जी, मैं ये बस एक कहना चाहता था कि मेरे को शायद पहले कहनी चाहिए थी ये बात कि जो लार्ज कैप्स की हम बात कर रहे हैं, ये लार्ज कैप ही जाके लिस्ट नहीं हो गए थे ना। ये जब ये माइक्रो कैप थे, स्मॉल कैप थे, फिर मिड कैप बने, फिर लार्ज कैप बने। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो, उसको करो कि जो अभी स्मॉल कैप है, फिर मिड कैप बनेगा, फिर लार्ज कैप बनेगा, फिर निफ्टी में जाएगा। तो आप पूरी जर्नी खेलो ना। आप क्यों एक लार्ज कैप जो बन गया उसी में घुसने की कोशिश कर रहे हो? जो रिटर्न कहाँ बनेगा जब ये जर्नी आप पूरी खेलेंगे? तो उतनी इंटेलिजेंस इन्वेस्टर को रखनी पड़ेगी ना कि आप उसको, और इंडिया एक यूनिक मार्केट है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है अभी सबको, तो अब जो उसका फायदा उठा ले, जो नहीं उठाना चाहता उसकी नहीं, ये बड़ा ही गहन विश्लेषण मांगता है, काफी डिटेल चर्चा मांगती है। हम लोग कहीं मौका मिलेगा तो अगले एपिसोड में हम लोग इसी पे खास तौर से चर्चा करेंगे, आप लोगों को ही बुलाएंगे ताकि आप लोग पूरी तरह से तैयार होकर के आए और दर्शकों को बिल्कुल बैलेंस एक व्यू दिया जाए। लेकिन शो का समय चूंकि खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जोड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।